दोस्तों नमस्कार, सिंपल एजुकेशन में स्वागत है आपका। मैं हूं राजेंद्र कुमार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के पहले अध्याय भारतीय संविधान के बारे में। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आपको मिलती रहें। दोस्तों कम पढ़ेंगे लेकिन बेहतरीन पढ़ेंगे, इस उम्मीद के साथ मैं इस अध्याय को शुरू कर रहा हूं और साथ ही आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आप इस वीडियो के प्रकरण को, कंटेंट को अच्छी तरह समझ सकें। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो में भारतीय संविधान की चर्चा। दोस्तों सबसे पहले हमारे सामने जो महत्वपूर्ण सवाल आता है इस अध्याय का अध्ययन करने के संबंध में वह यही है कि संविधान आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान क्या है और उसके बाद हम इससे आगे की परिचर्चा पर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से किसी देश का शासन चलाया जाता है, क्योंकि किसी भी देश का शासन चलाने के लिए कायदे कानूनों की, नियमों की आवश्यकता होती है और उन कानूनों का निर्माण किस प्रकार किया जाएगा, उन तमाम कानूनों के स्रोत के रूप में कार्य करने वाले दस्तावेज को संविधान कहा जाता है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है दोस्तों कि संविधान सिर्फ लिखित हो, बल्कि संविधान अलिखित भी हो सकता है। अर्थात संविधान को हम दो रूपों में देख सकते हैं, लिखित और अलिखित संविधान। उदाहरण के लिए भारत और अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, जबकि दूसरी ओर इंग्लैंड का संविधान अपने आप में अलिखित संविधान है। लेकिन भारत और अमेरिका एवं इंग्लैंड तीनों ही देशों को संवैधानिक प्रणाली वाला देश कहा जाता है, क्योंकि तीनों के पास अपने संविधान है और संविधान के माध्यम से ही इन देशों के शासन को संचालित किया जाता है। दोस्तों अभी हमने देखा है कि संविधान क्या होता है। अब हम इस बिंदु की ओर आगे बढ़ते हैं कि संविधान की आवश्यकता किसी देश को क्यों पड़ती है। तो दोस्तों अनेक वजह है जिनके कारण किसी देश को संविधान की आवश्यकता पड़ती है। हम यहाँ मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे। इनमें सबसे पहला बिंदु है भावी समाज का आईना। दोस्तों संविधान की आवश्यकता किसी भी देश को सबसे महत्वपूर्ण इसलिए पड़ती है क्योंकि यह हमारे सामने भावी समाज के निर्माण के आईने का कार्य करता है। हम किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते हैं, इस बात की व्याख्या करने का माध्यम होता है संविधान। उदाहरण के लिए जब भारत आजाद हुआ था तो 1950 में उसका जो संविधान लागू किया गया उसके माध्यम से हम उस सपने को साकार करना चाहते थे जिसे हम एक नया भारत बनाना चाहते थे औपनिवेशिक शासन के बाद। और दूसरा उदाहरण हम नेपाल के रूप में देख सकते हैं। नेपाल में पहले से ही संविधान था, परंतु 2006 में जब वहां के प्रधानमंत्री को हटाया गया तो संविधान को दोबारा से लिखा गया। यह दिखाता है कि शासन बदलने के बाद संविधान भी बदलता है और हम संविधान में उस तरीके की शर्तों का निर्माण करते हैं जिनके माध्यम से हम अपने नवीन समाज की संरचना करना चाहते हैं। इस प्रकार संविधान हमारे लिए उस आईने का काम करता है जिसके माध्यम से हम अपने भावी समाज की रचना करना चाहते हैं। दोस्तों संविधान की आवश्यकता का दूसरा कारण है आदर्श। हम जानते हैं कि एक समाज में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और उनके अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन इन तरह तरह के विचारों के लोगों के होने के बावजूद भी इन तमाम लोगों को किस तरह से एक साथ रखा जाए, ऐसे आदर्शों की स्थापना करने का काम करता है संविधान। संविधान के माध्यम से ही उन आदर्शों का निर्धारण किया जाता है जो सभी लोगों को समान रूप से स्वीकार्य हों। इस प्रकार हम संविधान की आवश्यकता को इस रूप में भी देख सकते हैं कि वह तमाम तरह के लोगों को विभिन्न प्रकार के अंतर होने के बावजूद एक साथ रखने का कार्य करता है। दोस्तों इसी संबंध में जो अगला बिंदु है जो हमें बताता है कि किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वह है राज्य व्यवस्था। संविधान के माध्यम से ही यह तय किया जाता है कि हमारे देश की शासन व्यवस्था कैसी होगी, किस प्रकार देश का संचालन किया जाएगा, इसकी व्याख्या करने का कार्य संविधान ही करता है। और जब भी किसी देश में शासन बदलता है
और नए शासन की स्थापना की जाती है तो संविधान के माध्यम से ही यह तय किया जाता है। उदाहरण के लिए जब 1947 में भारत आजाद हुआ था और 1950 में संविधान को लागू किया गया था तो उसके प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक और गणराज्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। ये लोकतंत्रात्मक और गणराज्य शब्द भारत में, स्वतंत्र भारत में शासन के स्वरूप को निर्धारित करने का काम करते हैं। लोकतंत्रात्मकता का अर्थ है दोस्तों कि भारत का शासन जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलाया जाएगा, और गणराज्य का मतलब यह है कि इन प्रतिनिधियों को 5 साल के लिए चुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार जब उनको वोट देने के बाद चुन लिया जाए तो वो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक अपने पद पर कार्य करेंगे। उनको सिर्फ 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा और 5 वर्ष के बाद जब उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो दोबारा से वोट के माध्यम से नए प्रतिनिधियों को चुना जाएगा। इस प्रकार किसी देश को संविधान की आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है कि संविधान के माध्यम से ही उस देश की राज्य व्यवस्था का स्वरूप तय होता है कि हम किस तरह की शासन व्यवस्था को लागू करेंगे। जिस समय भारत आजाद हुआ था उसी समय पाकिस्तान भी आजाद हुआ था और पाकिस्तान में लोकतंत्रात्मक शासन को अपनाया गया था, परंतु वहां सेना को ज्यादा ताकतवर बनाया गया था। इसीलिए हम देखते हैं कि अक्सर चुनी हुई सरकार को तख्ता पलट करने का काम भी सेना कर देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां के संविधान में इस बात को दर्ज किया गया है, जबकि भारत के संविधान में जो शासन अपनाया गया है वो लोकतंत्रात्मक शासन है। 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा, और गणराज्य है 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा, लोकतंत्रात्मक है जनता के द्वारा चुना जाएगा। और संविधान की आवश्यकता के क्रम में अगला बिंदु है निरंकुशता का खात्मा। दोस्तों, हम किसी भी समाज को देख लें, किसी भी समाज में हम 2 तरह के वर्गों को देख सकते हैं, एक अल्पसंख्यक वर्ग और दूसरा बहुसंख्यक वर्ग। यह संभव है कि बहुसंख्यक वर्ग अपनी संख्या बल के आधार पर अपनी बातों को मनवाने में सफल रहे। ऐसे में यही होगा कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जिसकी संख्या कम है, अक्सर वह उसके विचारों को दबा दिया जाएगा। लेकिन भारत के संविधान में इस बात की व्याख्या की गई है कि अल्पसंख्यक वर्ग बहुसंख्यक आबादी के विचारों तले, उनके प्रभाव तले कभी दबे नहीं। इसीलिए संविधान किसी भी समाज में निरंकुशता के खात्मे का काम भी करता है। दोस्तों, इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसके अंतर्गत कहा गया है कि किसी भी शैक्षिक संस्थान में किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन अनुच्छेद 32 में संवैधानिक प्रगति का अधिकार दिया गया है अल्पसंख्यक वर्गों को, जिसके अंतर्गत उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए अपने शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, और इस शैक्षिक संस्थानों में वे अपने धर्म और संस्कृति की शिक्षा का संचालन कर सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह तो संविधान में विरोधाभास को दिखाता है, क्योंकि एक और तो संविधान का अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार वाला 17-18 अनुच्छेद है वो कहता है कि शैक्षिक संस्थानों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, जबकि अनुच्छेद 32 कहता है कि अल्पसंख्यक अपने शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। तो ये तो विरोधाभास को दिखाता है। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों ने संविधान की रचना की थी वे बहुत प्रभुत्वशाली लोग थे, प्रभावशाली लोग थे। उन्होंने संविधान के हर पहलू की बारीकी से जांच पड़ताल की थी। उनका मानना यह था कि अगर ऐसे लोगों को जो संख्या में कम है, इनको अपनी संस्कृति का, सभ्यता का प्रसार करने का मौका नहीं दिया गया तो यह संभव है कि एक दिन उनकी सभ्यता और संस्कृति पूरी तरह से नष्ट हो जाए। इसीलिए भारत के संविधान का निर्माण करने वालों लोगों ने बड़ी बारीकी से इस बात को समझा और इसे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही शामिल किया गया, ताकि उनकी सभ्यता एवं संस्कृति बहुसंख्यक आबादी के बोझ तले दब कर न रह जाए। आपकी किताब में इसके लिए खेल का उदाहरण दिया गया है दोस्तों, जिसमें कुछ लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं और कुछ लोग दूसरा खेल खेलना चाहते हैं, और इसके लिए जो निश्चय किया जाता है वह हाथ खड़ा करके किया जाता है। तो निश्चित है इसमें कि जिसकी संख्या ज्यादा है उसी की जीत होगी। लेकिन भारतीय संविधान में इस तरह की खामियों से बचने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का यह पहला पार्ट था, जिसके अंतर्गत हमने देखा है कि किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। इससे अगली वीडियो में हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक मेरी वीडियो पहुंचाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें मेरे YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन पर। याद रखें दोस्तों, कम पढ़ें लेकिन बेहतरीन पढ़ें। धन्यवाद।